हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और पिछले वीडियो में हमने देखा था अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बाय चूजिंग ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम उस प्रॉब्लम का की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने जो कोड लिखा है वो कम से कम टाइम ले और कम से कम मेमोरी ले, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है। टाइम में हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स पे टाइम डिपेंड करता है, जिसमें कि हम इस कोर्स में देखने वाले हैं कि इनपुट साइज के रिस्पेक्ट में टाइम कैसे चेंज होता है। एंड सेकंड था कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेट करने के दो तरीके थे, एक था इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज एंड एक था इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट टाइम। वो एग्जैक्ट टाइम कितना लेता है। एग्जैक्ट टाइम की हमने लिमिटेशंस देखी थी और हमने डिसाइड किया था कि हम इनपुट के रिस्पेक्ट में टाइम क्या होगा वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि अगर हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिखते हैं, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में वो कितना टाइम लेगा या कितना वर्क डन करेगा। जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो इनपुट के रिस्पेक्ट में कैसे वो निकालेंगे हम वो देखेंगे। एंड एक टर्म देखेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। ओके। सो क्वेश्चन क्या है, आपको एक एरे दिया है एंड इस एरे में n एलिमेंट्स है। ठीक है। और आपको बताना है कि उस एरे में क्या कोई एक भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट उस एलिमेंट की वैल्यू बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो। ओके। गिवन एन एरे of n integers, find whether there exists an element in the array such that its value is equal to the sum of the remaining elements of the array, remaining elements of the array। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एरे लेता हूँ, लेट्स से आई हैव 1 3 और 10 और लेट्स से 2 2 एंड 2। ओके। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट उस एलिमेंट की वैल्यू जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट के सम के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में यस एग्जिस्ट करता है। ये जो 10 है उसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है। 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8 एंड 8 + 2 = 10। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा यस। अगर इसी की जगह मान लो मुझे एरे दिया होता, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर नहीं है। सो मेरा आउटपुट होगा नो। ठीक है। तो ये हमें बताना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दो एल्गोरिदम लिखते हैं, दो कोड लिखते हैं। ठीक है। तो मैं सूडो कोड लिखूंगा। सो बेसिकली इनपुट लेना, आउटपुट लेना, मेन फंक्शन को डिफाइन करना, ये सब मैं नहीं करूंगा। डायरेक्टली एक एरे को कंसीडर करूंगा एंड जो भी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है वो लिख के एक सूडो कोड लिखूंगा। ठीक है। सो पहला एल्गोरिदम क्या हो सकता है कि हम हमारा एक लूप लगाएंगे फॉर एवरी इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है। एंड व्हेन वी आर एट द ith इंडेक्स, हम ith इंडेक्स को छोड़ के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम ले लेंगे एक दूसरे वेरिएबल में। ठीक है। सो बेसिकली लेट्स से आई विल मेक अ लूप फ्रॉम i = 0, i is less than n, i ++। ठीक है। एंड आई विल से सम इज इक्वल्स टू 0। ओके। एंड इनिशियली आई विल टेक अ फ्लैग वेरिएबल इक्वल टू 0। ये फ्लैग वेरिएबल क्या करेगा, फ्लैग वेरिएबल बाय डिफॉल्ट में 0 रखूंगा। जब भी मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है, उस टाइम पे मैं फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दूंगा। ठीक है। तो फाइनली अगर फ्लैग वेरिएबल 1 होगा तो मैं यस प्रिंट करूंगा, फ्लैग वेरिएबल 0 होगा तो नो प्रिंट करूंगा। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने i की वैल्यू को 0 1 2 3 ऐसा करके n-1 तक वेरी करवाया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा एरे है 1 3 10 2 2 2, तो सबसे पहला मेरा i इंडेक्स यहाँ पे है।
अब रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा. सो आई विल से फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस. इफ i इज नॉट इक्वल टू j, अगर i और j सेम नहीं है, then I would add the value of that element to my sum variable. So sum is equals to sum plus a of j. ठीक है. And after coming out of the loop, I will have the sum of the elements other than ith index. So if sum is equals to a of I, अगर a of I के बराबर है remaining elements का sum, then I will make my flag variable 1. Okay. So लेट से अब यहाँ पे आई नो की एक ब्रेक कंडीशन डाल देंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट आई एम नॉट पुटिंग इट राइट नाउ टू कीप थिंग्स सिंपल. ओके. सो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे i इक्वल टू ये इंडेक्स आया. ठीक है. अब ब्रेक कंडीशन वाला जो मैं बोला वो अगर समझ में नहीं आया देन इट्स ओके. ओके, डोंट वरी. अब i की वैल्यू यहाँ पे है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम मैं इस लूप की मदद से कैलकुलेट कर लूँगा. ये लूप क्या करेगा, 0 से लेके n-1 तक वेरी करेगा. एंड i नॉट इक्वल टू j, मतलब कि j जब j i के अलावा जितने भी j की वैल्यूज़ है उन सभी का जो वैल्यू है वो इस सम वेरिएबल में स्टोर कर लेगा. ठीक है. तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो 3 + 10 13, 13 एंड 6 19 में स्टोर कर लूँगा मेरे सम वेरिएबल में. आफ्टर दिस इनर फॉर लूप इज ओवर, मैं यहाँ पे बाहर आऊँगा और मेरे पास सम वेरिएबल में क्या होगा, सम ऑफ द एलिमेंट्स अदर देन i इंडेक्स. तो अगर सम a ऑफ i के बराबर है देन a ऑफ i इज एन एलिमेंट जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है, क्योंकि सम में मैंने i इंडेक्स के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम स्टोर किया है. तो अगर मुझे ऐसा कोई i मिल जाता है तो मैं फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दूंगा एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स i इन द फॉर लूप. ठीक है. तो यहाँ पे तो मेरा फ्लैग वेरिएबल 1 होगा नहीं, क्योंकि ये 19 है, ये 1 है. फिर मेरा i इंडेक्स यहाँ पे आएगा. अब वापस j इक्वल टू 0 to n-1 लूप लगेगा एंड j नॉट इक्वल टू i, मतलब इस 3 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. और जब भी मैं नए i पे जाऊंगा मैं पहले सम को 0 कर दूंगा. ठीक है, क्योंकि हर बार उसको 0 से स्टार्ट करेंगे एंड i के अलावा बाकी एलिमेंट्स का सम स्टोर करेंगे. तो अब क्या आ जाएगा सम में, ये 3 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का सम आ जाएगा, दैट इज 10 and 1 11, 11 and 6 is 17, 17 is not equal to 3. नाउ माई i विल कम हियर. अब इनर फॉर लूप में इस 10 के अलावा बाकी एलिमेंट्स का सम स्टोर हो जाएगा, दैट इज सम इज इक्वल्स टू 10, 1 + 3 + 2 + 2 + 2. नाउ 10 इज इक्वल्स टू 10, सम इज इक्वल्स टू a ऑफ i. ये ट्रू है तो आई विल मेक द फ्लैग वेरिएबल 1 एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज दिस i. ठीक है. तो अगर एक भी ऐसा इंडेक्स मुझे मिला होगा जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है तो मेरा फ्लैग वेरिएबल 1 हो गया होगा. सो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लूप आई कैन से इफ फ्लैग वेरिएबल इज 1 देन प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो. ठीक है. तो ये हमारा एल्गोरिदम क्लियर है. ठीक है. अब इसमें जो है हमारा वर्क डन कितना हुआ होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक है. वर्क डन का मतलब क्या, मुझे मोटा मोटा रफली ये कैलकुलेट करना है कि कितने स्टेप्स हुए हैं, कितने बेसिक ऑपरेशंस हुए हैं. बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या, अगर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू a + 1 तो ये एक बेसिक ऑपरेशन हो गया. अगर मैं चेक करता हूँ इफ a इज लेस देन b तो ये एक बेसिक ऑपरेशन हो गया. ठीक है. तो इस तरह से रफली कितने बेसिक ऑपरेशन हुए होंगे ये मुझे चेक करना है. ठीक है. तो मेरा एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट होता है. राइट. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप एक बात समझो, ये f इक्वल टू 0 एक बार होगा, ये एक ही बार होगा. ठीक है. फिर सम इक्वल्स टू, तो ये f इक्वल टू 0 एक बार होगा. ये इफ f इक्वल टू 1 प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो, ये भी पूरा एक बार होगा. ठीक है. तो कुछ चीज़ें हैं जो एक ही बार होगी. देन फॉर i इक्वल्स टू 0, अब i इक्वल्स टू 0 असाइन एक ही बार होगा. ठीक है. i लेस देन n, ये कितनी बार चेक होगा, ये n टाइम्स चेक होगा. 0 लेस देन n, 1 लेस देन n, 2 लेस देन n, अप टू n लेस देन n. तो n + 1 टाइम्स होगा, n टाइम्स भी नहीं होगा. तो ये कंडीशन n + 1 टाइम्स चेक होगी. ठीक है. तो जो भी चीज़ें जो है वो 1 2 3 ऐसे कांस्टेंट टाइम्स हो रही है, उसको मैं लेट से उसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ. तो ये एक बार होगा,
ये भी एक बार होगा, ये भी एक बार होगा, ये एक बार होगा, ये एक बार होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें कांस्टेंट होगी, मतलब कि n के मल्टीपल्स में नहीं होगी। ये i इक्वल टू 0 भी एक बार होगा। अब कुछ चीज़ें n के मल्टीपल्स में होगी, जैसे कि ये चेक जो है वो n+1 टाइम्स होगा, i प्लस प्लस n टाइम्स होगा, ठीक है। फिर सम इक्वल्स टू 0 हर बार ये फॉर लूप के अंदर में आएगा तब होगा, तो ये भी n टाइम्स होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर इफ सम इक्वल्स टू a ऑफ i f इक्वल्स टू 1, ये भी n टाइम्स होगा, राइट। फिर हर एक बार जब हम इनर फॉर लूप में आएंगे तब j इक्वल टू 0 इनिशियलाइज होगा, तो ये भी n टाइम्स होगा, राइट। अब ये j लेस देन n जो है वो i इक्वल टू 0 के लिए n+1 टाइम्स होगा, i इक्वल टू 1 के लिए n+1 टाइम्स होगा, i इक्वल टू 2 के लिए n+1 टाइम्स होगा, i इक्वल टू 3 के लिए n+1 टाइम्स होगा, एंड सो ऑन i इक्वल टू n-1 के लिए भी n+1 टाइम्स होगा। तो टोटली ये j लेस देन n जो है ये कितनी बार होगा? ये n इंटू n+1 टाइम्स होगा, राइट। तो ये मैं कह सकता हूँ n² के मल्टीपल में हो रहा है, तो n² के मल्टीपल में जो है वो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी i इक्वल टू 0 के लिए n टाइम्स होगा j प्लस प्लस, फिर i इक्वल टू 1 के लिए वापस पूरा फोर लूप लगेगा तो तब भी ये n टाइम्स होगा, तो टोटल ये भी n² के मल्टीपल में होगा, ठीक है। अब अगर ये लूप n² के मल्टीपल में होगा तो उसके अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूशन भी n+1 के n² के मल्टीपल्स में होगा। अगर ये लूप n² के मल्टीपल में रन होगा, क्योंकि ये लूप क्यों n² के मल्टीपल में रन होगा? क्योंकि ये लूप की साइज n है लेकिन आउटर लूप n टाइम्स है, तो ये n टाइम्स है और फॉर एवरी i ये j भी n टाइम्स होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? i इक्वल टू 0 के लिए j की वैल्यू 0 से n-1 जाएगी, फिर i इक्वल्स टू 1 के लिए वापस 0 से n-1 जाएगी, i के 2 के लिए भी 0 से n-1 जाएगी। तो टोटल j की वैल्यू जो है, जो इनर लूप n साइज का है, वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आउटर फॉर लूप n टाइम्स है और इनर फॉर लूप एक बार में n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो टोटल n² टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो आई कैन से कि ये जो है सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ j वो भी n² के मल्टीपल्स में एग्जीक्यूट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ चीज़ें हैं कांस्टेंट टाइम में हो रही है, कांस्टेंट टाइम हो रही है, कुछ चीज़ें n के मल्टीपल में हो रही है एंड कुछ चीज़ें n² के मल्टीपल में हो रही है। सो आई कैन से वर्क डन इज इक्वल्स टू an² plus bn plus c where n is the input size of the array। तो हमने वर्क डन n के रिस्पेक्ट में निकाल लिया जस्ट बाय लुकिंग एट द कोड बिफोर रनिंग इट एक्चुअली, राइट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मुझे चेक करना है कि ith इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है, तो मैं सभी का सम निकाल लूंगा, उसमें से i का सम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम, और i की वैल्यू तो मेरे पास a ऑफ i के टर्म्स में है ही, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास a की वैल्यू है 1 3 10 2 2 2, तो पहले मैं पूरे एरे का सम निकाल लूंगा। पूरे एरे का सम क्या होगा? 20, राइट। अब मुझे चेक करना है कि इस एलिमेंट की वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट के सम के बराबर है कि नहीं। तो रिमेनिंग एलिमेंट का सम क्या हो जाएगा? सम माइनस a ऑफ 0, क्योंकि ये i इक्वल टू 0 है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम क्या हो जाएगा? टोटल सम माइनस a ऑफ 0। इफ दिस इज इक्वल टू a ऑफ 0 इट मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम इस इंडेक्स के बराबर है। फिर जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आऊंगा तब मैं सम माइनस a ऑफ 1 इक्वल्स टू a ऑफ 1 चेक करूंगा। सम की वैल्यू है 20, 20 माइनस 3 इज 17। इसके अलावा रिमेनिंग एलिमेंट का सम 17 है, इज 17 इक्वल टू 3। फिर जब मैं इस पे आऊंगा तब 20 माइनस 10 करूंगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम 10 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे टोटल सम फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द फ्लैग वेरिएबल 0। फ्लैग वेरिएबल का काम फिर से सेम होगा, and I'll find the sum of the elements of the array. So I will say I equals to 0, I is less than n, I plus plus, and I will say sum is equals to sum plus a of I, ठीक है। और sum को भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ओके। नाउ अब मुझे एक के बाद एक इंडेक्स चेक करना है कि उस इंडेक्स की वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है कि नहीं। सो आई कैन से फॉर I equals to 0, I is less than n, I plus plus,
and I can say if sum minus a of I is equals to a of I, then I will make my flag variable equals to 1. ठीक है. And finally if flag variable equals to 1, I will print yes, else I will print no. ठीक है. तो अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जहां पे सम माइनस ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई है तो फ्लैग वेरिएबल 1 हो जाएगा, वरना वो डिफॉल्ट 0 ही रहेगा. ठीक है. अब इसमें वर्क डन निकालते हैं. ठीक है. ये कैसे वर्क करेगा ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया. ठीक है. जब आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो टोटल सम इज 20, 20 माइनस 10 इज 10, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम 10 है. 10 इज इक्वल्स टू 10, तो मैं फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दूंगा. ठीक है. अब इसमें सिमिलर तरीके से हम वर्क डन निकालते हैं. ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ. ठीक है. नाउ अब वापस सेम चीज़, ये एक ही बार होगा, ये भी एक ही बार होगा, ये एक बार होगा, ये एक बार होगा, ये एक बार होगा, ये एक बार होगा. ठीक है. आई इक्वल्स टू 0 एक ही बार इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे भी आई इक्वल टू 0 एक ही बार इनिशियलाइज होगा. ठीक है. नाउ ये जो है आई लेस देन एन, ये n प्लस 1 टाइम्स होगा, ये n टाइम्स होगा, एंड ये भी n टाइम्स होगा. ठीक है. क्योंकि लूप n टाइम्स रन हो रहा है. तो येलो में है वो कांस्टेंट टाइम हो रहा है, एक के बार, दो बार, तीन बार ऐसे. जो ग्रीन में है वो n के मल्टीपल्स में हो रहा है. अब वो n प्लस 1 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, b इंटू एन, क्योंकि कुछ ऑपरेशन n टाइम्स हो रहे हैं, कुछ n प्लस 1 टाइम्स हो रहे हैं. सो आई कैन गिव कांस्टेंट टाइम्स n. ठीक है. कांस्टेंट्स कुछ भी हो सकता है. नाउ सो कुछ भी मतलब वी अज्यूम दिस कांस्टेंट इज वे लेस देन n. ओके. क्योंकि अगर ये n हो गया, n के अप्रोक्स हो गया, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. सो वी अज्यूम a इज मच लेस देन n स्क्वायर और इवन n, एंड b इज मच लेस देन n, एंड c इज ऑल्सो मच लेस देन n. ओके. नाउ ये आई लेस देन n प्लस 1 टाइम्स होगा, ये भी n टाइम्स होगा, और इफ सम इक्वल्स टू a ऑफ i, ये भी i की हर एक वैल्यू के लिए ये इफ कंडीशन चेक करेगा. ठीक है. और जब भी ट्रू होगा तब f इक्वल टू 1 होगा, लेकिन ये इफ कंडीशन तो n टाइम्स चेक होगी. ठीक है. और वर्स्ट केस में क्या होगा, मतलब मैक्सिमम f इक्वल टू 1 भी हर एक i के लिए होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे है 0 0 0 0 0, तो हर एक i के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सम माइनस ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई, तो हर i के लिए f की वैल्यू 1 होगी. ठीक है. तो मैक्सिमम f इक्वल टू 1 भी n टाइम्स होगा. ठीक है. तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो n के मल्टीपल में हो रहे हैं, एंड कुछ स्टेप्स है वो कांस्टेंट हो रहे हैं. तो यहाँ पे वर्क डन है an प्लस बी, और यहाँ पे वर्क डन है an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, क्योंकि कुछ स्टेप्स n स्क्वायर के मल्टीपल्स में थे, कुछ स्टेप्स n के मल्टीपल्स में थे, एंड कुछ स्टेप्स कांस्टेंट थे. ठीक है. तो हमने दो एल्गोरिदम लिखे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो एल्गोरिदम 1 जो है वो an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी जितना टाइम लेता है या वर्क डन करता है, जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा. और एल्गोरिदम 2 जो है वो a1n प्लस b1n जितना वर्क डन करता है. तो n के रिस्पेक्ट में हमारा इश्यू क्या था कि हमें वर्क डन जो है, नाउ टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर पे, एक प्रोसेसर पे मैं दो अलग अलग एल्गोरिदम रन कर रहा हूँ, तो जो ज़्यादा वर्क करेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा. तो हमने वर्क डन n के रिस्पेक्ट में निकाल लिया जो कि हमें चाहिए था. तो जो ज़्यादा वर्क करेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो काइंड ऑफ हमने टाइम ही निकाल लिया n के रिस्पेक्ट में जो कि हमें चाहिए था. राइट. अब मैंने क्या बोला था, एग्जैक्ट टाइम में दो दिक्कतें होती है. एक दिक्कत होती है कि वो हर बार वेरी करता है, हर बार सेम नहीं होता. दूसरा, एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए हमें एल्गोरिदम को रन करना पड़ेगा, एंड रन करना इज अगेन टाइम टेकिंग. अगर कोई बहुत स्लो एल्गोरिदम है तो हमें बिफोर हैंड ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिदम फास्टर है. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्गोरिदम 1 फास्ट होगा कि एल्गोरिदम 2 फास्ट होगा, तो देख के ही पता चल रहा है कि एल्गोरिदम 2 फास्ट होगा. ये यहाँ पे a1n प्लस b1 है. ठीक है. ये b1n नहीं है. तो देख के ही पता चल रहा है कि एल्गोरिदम 2 इज बेटर देन एल्गोरिदम 1. क्यों? क्योंकि मान लो n की वैल्यू 100 है, आपके पास 100 एलिमेंट्स है,
तो यहाँ पे जो है आपका वर्क डन 100 के मल्टीपल्स में होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स 100 के मल्टीपल्स में होंगे, यहाँ पे 10,000 के मल्टीपल्स में होंगे। तो एल्गोरिदम 2 इज़ मच बेटर। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, और हमारा जो प्रॉब्लम था कि एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही इनपुट के टर्म्स में हमें टाइम पता चल जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, या तो फिर 3 पूछता हूँ। पहला है, मान लो आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 एल्गोरिदम लिखे, ठीक है। तो आपके पास 3 प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 एंड प्रॉब्लम 3। तीनों के लिए आपने 2-2 एल्गोरिदम लिखे। पहले में जो फर्स्ट एल्गोरिदम था उसका टाइम था 3n+5, या तो वर्क डन आप कह सकते हो, एंड एल्गोरिदम 2 था वो था 8n² + 10। दूसरा था जिसका था 8n+10, और दूसरा प्रॉब्लम के 2 एल्गोरिदम में एक का टाइम था 8n+10 और दूसरे का था 3n² + 5। ठीक है। तीसरे प्रॉब्लम में एक एल्गोरिदम में टाइम था 3n² + 5n + 7 और दूसरे में था 5n² + 10। तो आपको बताना है कि एल्गोरिदम 1 बेटर है कि 2 बेटर है तीनों केस में। ठीक है। नाउ फर्स्ट केस में तो देख के ही पता चल रहा है कि ये लीनियर है, ये n² के टर्म्स में है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये 8 आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये 18 स्टेप्स लेगा। n की वैल्यू 2 के लिए भी ये कम होगा, n की वैल्यू 2 के लिए ये ज़्यादा होगा। सो हर एक वैल्यू ऑफ n के लिए 3n+5 विल बी लेस देन 8n² + 10 when n is पॉजिटिव, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज इनपुट साइज नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम वही केस कंसिडर करेंगे। तो हर एक बार 3n+5 इज बेटर देन 8n² + 10, राइट। 3n+5 इज बेटर देन 8n² + 10। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये 18 स्टेप्स लेगा और यहाँ पे 8 स्टेप्स लेगा। n की वैल्यू 2 रखूँ तो ये 26 स्टेप्स लेगा, ये 12 + 5 17 स्टेप्स लेगा। n की वैल्यू 3 रखूँ तो 8 3 ज़ा 24 + 10 34 स्टेप्स लेगा, एंड 8 की वैल्यू 3 रखूँ तो 9 3 ज़ा 27 + 2 27 + 5 32 स्टेप्स लेगा। n की वैल्यू 4 में ये कम स्टेप्स लेगा, 8 4 ज़ा 32 + 10 इज 42, और यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखूँगा तो 4² इज 16 16 3 ज़ा 48 48 + 5 इज 53। तो n = जो है हमारा 4 से तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है 3n² + 5, बट छोटी वैल्यू ऑफ n के लिए तो 8n + 10 ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब 8n की जगह मान लो मैं 98n कर दूँ तो बहुत सारी n की वैल्यूज़ के लिए ये कम टाइम लेगा, अल्टीमेटली n² डोमिनेट कर जाएगा। बेसिकली क्या होगा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो 98n + 10 जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एंड 3n² + 5 जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये नीचे ही रहेगा, बट अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे ये इससे बढ़ जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है एंड ये लीनियर है। ठीक है, बट बहुत सारी छोटी वैल्यूज ऑफ n के लिए 98 + 10 ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब बेटर कौन सा है? स्टिल द बेटर इज 98n + 10 इज बेटर देन 3n² + 5। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एज वी गो फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ n, ये आपका n है और ये आपका एल्गोरिदम का वर्क डन है। ठीक है, एज वी गो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, अल्टीमेटली जो क्वाड्रेटिक है वो ज़्यादा वर्क करेगा और जो लीनियर है वो कम काम करेगा। ठीक है, सो वाई डू वी ऑब्जर्व फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, जबकि स्मॉलर वैल्यू ऑफ n के लिए तो लीनियर वाला ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है? बिकॉज जब हम कंप्यूटर के पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू कंप्यूटर, थ्रू प्रोग्रामिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग लार्ज वैल्यू ऑफ n। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मुझे 10 एलिमेंट को शॉर्ट करना है या 10 एलिमेंट का सम निकालना है तो वो मैं पेन एंड पेपर पे भी कर लूँगा, उसके लिए प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख एलिमेंट्स को शॉर्ट करना है, 1 लाख एलिमेंट्स का सम निकालना है, तो देन आई नीड कंप्यूटर टू डू इट। And when we talk about problems solved through computer, we talk about large data. And when we talk about large data, we talk about large value of n. So ultimately 3n² + 5 will take more number of steps than 98n + 10. भले ही smaller value of n के लिए ये ज़्यादा steps ले। ठीक है, so we say 3n² + 5 is slower and 98n + 10 is faster and this is better. ठीक है, now
थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता है, 3n² प्लस 5n प्लस 7 ये एक एल्गोरिदम है प्रॉब्लम 3 के लिए, एंड 5n² प्लस 10 ये दूसरा एल्गोरिदम है प्रॉब्लम 3 के लिए। अब बेटर कौन सा है? दोनों ही सेम है, ठीक है, बोथ आर सेम। भले ही n की डिफरेंट वैल्यूज पे कुछ में ज़्यादा स्टेप्स आ रहे हो, कुछ में कम आ रहे हो, बट दोनों अल्टीमेटली n² के रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं, राइट? तो लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए दोनों की वैल्यू सेम होगी अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज व्हाट वी बिलीव, बिकॉज दोनों n² के रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो पहले केस में डेफिनेटली 3n प्लस 5 वॉज बेटर, दूसरे केस में 98n प्लस 10 इज बेटर, बिकॉज फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n 3n² प्लस 5 विल टेक मोर नंबर ऑफ स्टेप्स देन 98 प्लस 10, एंड हियर वी से बोथ ऑफ द एल्गोरिदम्स आर सेम, ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें अगर दो एल्गोरिदम दिए हैं और उनका वर्क डन अगर हमने n के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, तो हम हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल के थ्रू दो एल्गोरिदम को कंपेयर करेंगे। ओके, वी कंपेयर टू एल्गोरिदम्स थ्रू highest degree of n in their work done formula, ठीक है? और ये जो हाईएस्ट डिग्री होता है जिसके रिस्पेक्ट में वो इक्वेशन बढ़ रही है, जिसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ठीक है? So order of growth is highest degree polynomial or highest degree of any term in an equation, ठीक है? सो अगर मैं आपको दो एल्गोरिदम दूँ 3n प्लस 10 एंड 0.01n², तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है n, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है n², हेंस दिस इज बेटर देन सेकंड वन, ठीक है? क्योंकि लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए इसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है? देन अगेन 3n² प्लस 5n प्लस 10, 5n² प्लस 7, इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n² है, इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ भी n² है, तो दोनों सेम है। तो अल्टीमेटली अब हमें क्या करना है? दो एल्गोरिदम का वर्क डन हमने n के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, जैसे ही वो निकाल लिया उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकाल लेंगे, जिसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कम होगा वो बेटर एल्गोरिदम है, ठीक है? लोअर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, लोअर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज बेटर एल्गोरिदम, ठीक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट्स और स्मॉलर ऑर्डर ऑफ जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म नहीं है, जो स्मॉलर ऑर्डर टर्म्स है और जो कांस्टेंट्स है वो यूजलेस हो जाते हैं हमारे, राइट? सो आई कैन से कांस्टेंट्स एंड स्मॉलर ऑर्डर टर्म्स हैव no significance when we are looking at large values of n, large values of n, जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होता है, उसका ही सिग्निफिकेंस बचता है, ठीक है? तो हमारी जो प्रॉब्लम थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की या टाइम कैलकुलेट करने की, कि हमें इनपुट के रिस्पेक्ट में टाइम चाहिए और हमें एल्गोरिदम रन करने से पहले ही पता चल जाए कौन सा बेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर एक में ये आ रहा है और दूसरे में ये आ रहा है, देन आई नो कि दिस वन इज बेटर, राइट? यहाँ पे एक में 98 प्लस 10 आ रहा है, एक में 3n² प्लस 5 आ रहा है, आई नो दिस इज बेटर इवन बिफोर रनिंग बोथ दी एल्गोरिदम्स। तो वो प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर दो एल्गोरिदम है जिनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम है, तो उनको सेम फैमिली में बिलोंग करवाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको n को और n² को डिफरेंट फैमिली में बिलोंग करवाना है, लेकिन n² वाले सभी को सेम फैमिली में बिलोंग करवाना है, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या वर्क डन है उसको एक स्टैंडर्ड नोटेशन में डिफाइन करने के लिए
नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ फंक्शंस, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ फंक्शंस, जिसमें कि हम यूज करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जो कि क्या है, अलग अलग नोटेशंस है, स्टैंडर्ड तरीके हैं जिनकी मदद से हम जो सेम फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं उनको सेम फैमिली में भी रख पाएंगे, एंड हम एन के रिस्पेक्ट में ही टाइम डिफरेंट एल्गोरिदम्स का कैलकुलेट कर पाएंगे, और वहाँ पे भी हम स्मॉलर ऑर्डर टर्म्स और कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर ही हम जो है टाइम को डिसाइड करेंगे, और ये उसका एक स्टैंडर्ड कुछ नोटेशन है जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।